Today gathered here for the orientation of our academic session 26-27. What's in today's session? We are going to review the academic session 25-26. हम थोड़ा सा एक रिकैप करेंगे जिन प्रिंसिपल्स ने हमें सेशन में विद इन सेशन ज्वाइन किया था, उनकी ओरिएंटेशन नहीं हुई, उनको थोड़ा सा एक ब्रीफ सा रिकैप देंगे कि what is primary unit and what sort of deliverables we are providing, and then we are going to talk about कि हम primary unit में अपने 26-27 में क्या initiatives लेने जा रहे हैं. Let's review academic session 25-26. पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन should be an interactive one. I want all of you to please participate. ये ना हो कि मैं continuously बोल रही हूँ, one sided हो, और I want all of you to please participate and tell about your problems, your issues, what you are expecting from us, or everything that comes in your mind and you want to share. Let's review academic session 25-26. Your insights. आप लोगों ने 25-26 में क्या सक्सेस अचीव की, क्या आपको हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स आए, और क्या आपने फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अनम्यूट योर माइक वन बाय वन एंड टेल मी कि आप लोगों का सेशन, एकेडमिक सेशन 25-26 किस तरह का गुजरा, क्या 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 सक्सेस आपने अचीव की और क्या आपके प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे. प्लीज एवरी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम सलाम. मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप बोले. हाउ आर यू मैम? मेरी आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैम फाइन. मैम एक जो सबसे बड़ा चैलेंज कह लें, प्रॉब्लम कह लें, वो ये है कि ड्यूज के हवाले से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई हैं कि पेरेंट्स जो है ना वो टाइमली ड्यूज नहीं देते थे. तो मैंने बहुत कोशिश की, फाइन वगैरह भी किया, लेकिन उससे भी कोई खातिर खा कोई आउटपुट नहीं आई, क्योंकि जो जानने वाले खास तौर पे जो है ना वो एक हुज्जत होती है कि भाई आप ठीक है, रहने दें, ये वो बस इतने हैं. तो खैर मैंने फिर अब ये किया लास्ट 2 मंथ से कि एक तो मैंने बच्चों को कहलवाया, पेरेंट्स को, कि जिनके ड्यूज पेंडिंग होंगे हम जो स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे आपके बच्चे को ना, ये कोई भी बच्चा जिसके ड्यूज पेंडिंग होंगे. और सेकेंडली जो हम वीकली टेस्ट वगैरह रूटीन में टेस्ट लेते हैं, या मंथली बेस पे हम देखते हैं कि रेगुलर पंक्चुअल स्टूडेंट्स कौन से हैं, मतलब जिसकी कोई भी पूरे मंथ में छुट्टी नहीं है, पंक्चुअल है, नीट एंड क्लीन है, ओबीडियंट है. और जो हम रूटीन में टेस्ट लेते हैं उनका जो टॉपर है हम उनको ना कुछ अवार्ड प्राइज वगैरह, उसमें कैश कह लें आप, थोड़ा बहुत कैश, वो हमने हर माह की मंथली बेसिस पे हमने ना डिजाइन किया. और उसमें ये रखे कि वो जिन बच्चों के ड्यूज पेंडिंग हो गए हम उनको ये अवार्ड प्राइज वगैरह नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, किसी भी क्लास का बच्चा है. अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम थी, उससे कुछ बेहतरी आई है. अभी तो तकरीबन 1 माह हुआ है मुझे ये किए हुए. बाकी कुछ चीजें थी, पेरेंट्स, जाहिर है हर इलाके की अपनी एक नीड रिक्वायरमेंट होती है. तो एसएसटी के हवाले से था, वो तो मैम से मैं डिस्कस करता रहता था. मैम सालिया माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव हैं और बड़ा क्विक रिस्पांस करती हैं. एसएसटी के हवाले से ये था कि ना वो वर्कशीट्स वगैरह बहुत कम होती हैं, और जाहिर है हमारा इलाका इस तरह का है, आई मीन डीजी खान जुरूमी पंजाब, वहां पे पेरेंट्स को इतना ज्यादा वो नहीं है स्टडी की तरफ रुझान ना. बहरहाल एक एसएसटी की वर्कशीट्स का इशू था, उनकी बुक का भी थोड़ा सा था मुझे कि भी बाकी जो पब्लिशर्स हैं उनके कंपैरिजन में एसएसटी बुक हमारी थोड़ी सी कम अच्छी है, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में कम है. बाकी हमारी बुक्स बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह. और बाकी आपके एंड से माशाल्लाह हमेशा सपोर्ट रही है, स्पेशली मैम सालिया. जाहिर है कोई भी प्रॉब्लम मुझे वो फॉलो अप करके मुझे बताती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं. बाकी साथ साथ मैं उनसे डिस्कस करता रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं. और माशाल्लाह काफी अच्छा रहा है सेशन, और न्यू सेशन में भी हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऐड अप करेंगे सिस्टम में. तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी. बाकी आप लोगों की माशाल्लाह सपोर्ट बहुत अच्छी रही है. आप 3-4 लोग जो है पूरी टीम है. बस यही कुछ था मेरे पास तो कहने को. बाकी आप
अब देखेंगे आप लोगों का क्या प्लान है, इंशाल्लाह उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने आके वॉलंटरीली माइक ऑन करके बात की। आई अप्रिशिएट एवरीवन के बात करें, बात करके चीजों को रिजॉल्व करें। सर मुझे प्लीज ये बताइएगा कि सोशल स्टडीज कौन से ग्रेड की आप बात कर रहे हैं और बुक के अंदर क्या इश्यूज थे? मैम उसमें ना एक्सरसाइज के हवाले से ना, मतलब उसकी मुझे एक्सरसाइज में ना चीजें, क्लास प्लीज बताइएगा। मैम ओवरऑल ओवरऑल मतलब अगर आप देखें ना, हमें हम ये हमारी अपनी एक ऑब्जर्वेशन सजेशन है। अब जाहिर है हम इससे ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं, जाहिर है आप एक अच्छे इलाके में एक बड़े एरिया में बैठे हैं, आप लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों की। हम तो अपने ओपिनियन एक सजेशन दे रहे हैं कि इसमें जो है ना वो एक्सरसाइज में मटेरियल कम है। दूसरा मैं चाहता था, मैंने मैम को भी ये बात की थी कि ना हम हमारा जो पेपर पैटर्न हो ना, स्पेशली स्पेशली 5 से ऑनवर्ड, वो बड़ी क्लासेस के पैटर्न के हिसाब से हो। जैसे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैचिंग कॉलम्स होते हैं, ठीक है छोटी क्लासेस में तो ये चलता है, लेकिन चूंकि 5 के बाद आपको पता है प्राइमरी बच्चा क्रॉस कर चुका होता है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव हो वो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक होता है कि बच्चे का फ्रॉम द स्टार्ट जो है ना वो माइंड सेट हो के भी हाँ भाई बोर्ड में इस तरह के, जैसे बोर्ड में आपको पता है ऑब्जेक्टिव में टोटली एमसीक्यूज आते हैं। तो हमारे जैसे मैं बड़ी क्लासेस की बात कर रहा हूँ आफ्टर प्राइमरी, कि उनको बच्चों को शुरू से ही फ्रॉम द स्टार्ट हम हैबिट बनाएं कि भी एमसीक्यूज होंगे हमारे, जिस तरह ट्रू फॉल्स होते हैं, फिर फॉल्स स्टेटमेंट को रीराइट करना होता है। तो ये चीजें मैं कहता हूँ उससे बेहतर है कि हम एमसीक्यूज की तरफ बच्चे को मूव करवाएं 5 के बाद। दूसरा एक्सरसाइज में जो मटेरियल है ना वो कम है, मतलब बच्चे की लर्निंग के लिए ज्यादातर होता है टेक्स्ट बुक में। अगर आप अब देखें 9th-10th की जो न्यू बुक्स आई हैं अभी, क्योंकि मैं 9th-10th भी पढ़ा रहा हूँ, एफएससी भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है चीजों का। उनकी बुक्स के अंदर ही एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग अब एक्सरसाइज में उन्होंने शामिल कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। जो पुरानी बुक्स है ना अगर आप देखें उनको ऑब्जर्व करें, जाहिर है आपके भी नॉलेज नहीं होगा। तो मैं चाह रहा था कि प्राइमरी के बाद ना ये चीज होनी चाहिए, उनके जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो टोटली एमसीक्यूज हो। बाकी आप बेहतर जानते हैं मैचिंग कॉलम। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये गाइड कर दूं कि ये जो हमने पेपर पैटर्न बनाया हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन दी जो हमें एसएनसी की तरफ से एक असेसमेंट की टाइप आई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया हुआ है। और अगर आप देखें हमारे साइंस के पेपर को तो उसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर इवन हमारे एसएसटी के पेपर में भी हमने टाइमलाइन को ऐड किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में नहीं, वो एक सेपरेट पोर्शन है। और अगर हम साइंस का पेपर की बात करें तो उसमें हमने एमसीक्यूज ऐड किए हुए हैं, हमने ट्रू फॉल्स ऐड किए हुए, हमने मैच द कॉलम। ये हमें जो एक पर्टिकुलर हमें गाइडलाइन थी असेसमेंट डेवलपमेंट की उसके हिसाब से हमने किया है। बट ये है कि हम इस चीज को इन प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं कि हमारी जो क्लास टेस्ट हो हम उनमें बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि एक टेस्ट थॉरली जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड आ जाए। ठीक है, इस चीज को हम इन व्यू रख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। नहीं बट ये है मैम कि वो उस हवाले से सॉरी जी सॉरी मैम आपकी बात काट रहा हूँ। वो उस हवाले से फिर ठीक है, देखें अगर जाहिर आप बता रहे हैं एक एसएनसी के अकॉर्डिंग जो आपको पैटर्न दिया हुआ है, मेरी तो ये एक सजेशन थी। फिर जाहिर टेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए जो एग्जाम के अंदर हो, क्योंकि पेरेंट्स इस चीज को बड़ा बोदर करते हैं। वो कहते हैं कि एग्जैक्टली आप टेस्ट में जो चीजें ले रहे हैं एग्जाम उससे डिफरेंट होता है। तो मेरा भी ये ओपिनियन है कि अगर आपने एग्जाम में वो चीजें शामिल करनी है तो डेफिनेटली आपका जो टेस्ट है ना दैट शुड बी बेस्ड ऑन पेपर, मतलब जो है ना वो एग्जैक्टली पेपर पैटर्न बिल्कुल पे ऐसे होना चाहिए पेपर पैटर्न आपका पे जो होना टेस्ट हो। चाहिए जी। और बाकी दूसरी मटेरियल का देखिएगा कि एक्सरसाइज में सोशल स्टडीज का ये है कि अगर जहाँ पे हमें लगता है कोई चीज ओवर प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर की हमारी लास्ट टू लास्ट ईयर की जो प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर हमारा सोशल स्टडीज की बुक थी वो एजी पब्लिकेशंस की थी, आपको अगर याद हो वो इतनी इतनी थिकनेस में बुक थी और वो बच्चों के नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट उससे बहुत ज्यादा एक्सीड कर गई थी। वी टुक द फीडबैक फ्रॉम द कैंपसेस और फिर ये जो हमारी बुक है ये हमारी कंटेंट वाइज बहुत अच्छी बुक है जो अभी हमने करंट लास्ट सेशन में हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। मगर ये है कि जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि एक्सरसाइजेस कम है या फिर थोड़ी सी एक्टिविटी ऐड होने की जरूरत, तो हम साथ वर्कशीट ऐड कर रहे हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम ग्रेड 1 टिल ग्रेड 5।
6-7 के अंदर भी इसको देख लेते हैं, क्योंकि 6-7 में आपको पता है हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग बुक्स हैं, और उसके अंदर खुद भी काफी प्रैक्टिस है, कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड उसमें अंदर एक्टिविटीज हैं, बट अगेन ये दिस इज समथिंग कि हम उसमें एडिशन कर सकते हैं, आपकी सजेशन के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, देख लेते हैं सेशन में, नो जी प्रॉब्लम। ठीक हो गया, थैंक यू मैम। एनीवन एल्स हु वांट्स टू ऐड समथिंग, और कोई? All right, let's begin our session for today. वैसे बहुत ही मुझे मुल्तान रीजन, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, एंड इवन फैसलाबाद रीजन, आप लोग तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते होते हैं, आई डोंट नो। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैम मैं विकास बात कर रहा हूँ फिरदौस कैंपस गार्डन टाउन मुल्तान से ना। जी सर। तो लास्ट हमारा जो सेशन था ना, वो था माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन उसमें कुछ जो प्रॉब्लम फेस आई हैं तो मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे ना। जो पेरेंट्स की तरफ से हमें ज़्यादा जो फीडबैक रिसीव हुआ है ना, उसके बारे में है। एक तो मैम सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो 4 टर्म है, तो इसके बारे में वालिदैन जो है ना बड़ा कंसर्न थे कि आपके स्कूल के अंदर ना 4 टर्म्स क्यों होते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे 2 टर्म्स हैं, अगर आप पेपर्स और असेसमेंट्स की बात करें तो वो हमारे 4 हैं। जी जी, 4 टर्म्स। जी हमारे ना मोस्टली मैम अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज हो जाती हैं, वोकेशन ज्यादा हो जाती हैं। जैसे बच्चे वोकेशन के बाद आते हैं तो उनका नया कोई जैसे सेकंड असेसमेंट आ जाती है, या फाइनल टर्म अब जैसे आया है, ये छुट्टियों के तकरीबन मेरे ख्याल 1 महीना भी टाइम नहीं मिला बच्चों को ना तैयारी का, और जो उनको स्टडी लिस्ट प्रोवाइड की गई थी उसमें सिलेबस इतना ज्यादा था। तो वालिदैन तो यानी बहुत ज्यादा बोले हैं, बहुत ज्यादा, यानी जो है ना उन्होंने बातचीत की है इस बारे में ना हमसे कि जी आप ये छुट्टियां खत्म नहीं हुई हैं तो बच्चे कैसे करेंगे इतना काम ना। तो यानी हमें भी फील हुआ है कि वाकई सारे बच्चे एक से नहीं होते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मैम जिनको तो अभी यानी बेसिक बातें नहीं पता होती हैं, वो भूल जाते हैं जब छुट्टियों के बाद आते हैं ना, तो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है उनका। तो फिर ये एक तो प्रॉब्लम फेस की है हमने ना बड़ा उनको, फिर हमने ना छुट्टियों को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। पेपर जो डेट शीट आई हुई थी ना, हम उसके अकॉर्डिंग यानी 10 दिन का गैप डाल के ना पेपर ले रहे हैं फाइनल टर्म के। दूसरी जो चीज हमें फेस हुई है मैम वो ये है कि अब जब हमें स्टडी लिस्ट प्रोवाइड होती है ना, उसमें ये मेंशन होता है कि 25% जी फर्स्ट टर्म से आना है, 10% जो है ना हमारा जो है वो मिड टर्म से आना है, यानी कुछ चैप्टर प्रीवियस टर्म्स के भी होते हैं हमारे पास ना। सिर्फ एक टर्म मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, 25% ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब ये कि सिर्फ एक चैप्टर हम ऐड करते हैं अपने फाइनल के पेपर में, ठीक है, फाइनल की स्टडी लिस्ट में, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं ऐड करते। हाँ, हमारी 4 to 7 की जो क्लासेस हैं उसके अंदर लैंग्वेजेस के जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो थ्रू आउट जितने पढ़े होते हैं बच्चे ने वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमने सिर्फ एक चैप्टर, जैसे अगर सपोज यूनिट 3 जो है इंग्लिश का या उर्दू का, अगर फर्स्ट टर्म में हुआ है, फर्स्ट टर्म का मतलब ये नहीं है फर्स्ट टर्म का मतलब ये कि थ्रू आउट मार्च से लेके अक्टूबर तक जितना फर्स्ट टर्म काउंट हो रहा है उसमें से सिर्फ एक चैप्टर हम ऐड करते हैं। उसका रीजन ये है कि बच्चे को जो है वो एक रिकॉल करने का या उसको रिमेम्बर करने का चीजों को मार्जिन रहे। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हम सारी डालते हैं, उसका रीजन ये है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे के प्रोग्रेशन है ग्रामर की, जब प्रोग्रेशन ग्रामर की होती है उसका ये मतलब है कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं प्रीवियस क्लास से वो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके प्रॉपरली पढ़ के आया होगा तो ही नेक्स्ट जो प्रोग्रेशन है ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की उनको पकड़ सकेगा। और से जो आप बात स्टडी लिस्ट वाली कर रहे हैं, अगर आपको याद हो जब हमारी समर ब्रेक एक्सटेंड हुई थी तो हमारे टोटल जो वीक्स थे वो 30 वीक्स थे, हमने उसमें से जो आगे वाला एक वीक था उसमें से खत्म करके 29 वीक्स कर दिए, ठीक है। अब हमने टीचिंग वीक वहां से खत्म कर दिया था। फारिया ना प्लीज म्यूट योर माइक। और अब जब हमारी ये जब हमारी विंटर ब्रेक हुई थी तो विंटर ब्रेक के अंदर हमने जो विंटर ब्रेक का होमवर्क दिया था वो बेसिकली टोटल री बेस्ड काम था, यानी कि सेकेंड टर्म जहां से इनिशिएट हुआ हुआ था और वीक जहां पे वाइंड अप हुआ हुआ था वीक 15 तक, आई थिंक वीक 16 तक हुआ हुआ था, वीक 18 से लेके वीक आई थिंक 22 वीक तक आई थिंक हुआ हुआ था।
तो उसमें जितना हमने विंटर ब्रेक से पहले बच्चे ने पढ़ा था और स्टार्टिंग जो सेकंड टर्म की थी वहां तक, वहां से लेके जो विंटर ब्रेक से पहले तक का, वो हमने सारा रीइंफोर्समेंट और रिवीजन के लिए, कुछ आपको अगर याद हो कि हमने प्रॉपर उनको वर्कशीट्स बना के दी थी जो बेस कर रही थी उनके सारे रीइंफोर्समेंट के काम पे। अब बीइंग टीचर, बीइंग स्कूल एडमिन, आप लोगों को इस चीज को थोड़ा सा रीइंफोर्स करवाने की जरूरत है कि क्या बच्चे जो है वो उसको अटेम्प्ट कर रहे थे। जो ये पेरेंट कंप्लेन कर रहे हैं ना कि बच्चा जो है वो कुछ भी याद करके नहीं आया या पेस उसकी स्लो हो गई है, तो उसका ये मतलब है कि उन्होंने वो रीइंफोर्समेंट वाला काम जो है वो नहीं किया। अच्छा जी, अब जैसे ही हम आपको पता चला कि हमने स्टडी लिस्ट दी है, पहले हमने आपको एक स्टडी लिस्ट दी थी जो थ्रू आउट वीक 30 तक एडेड थी। उसके बाद में जैसे ही हमारी विंटर ब्रेक एक्सटेंड हुई तो हमने पूरे के पूरे जो हमारे वीक 29 तक थी, जो हमारे 2 हफ्ते थे, हमने उसको कट शॉर्ट कर दिया। आपको पता है हमारे पेपर्स भी तैयार थे, हमने बाय एंड ऑफ नवंबर पेपर्स भी अपने रेडी कर लिए हुए थे अकॉर्डिंग टू वीक 29। उसके बाद में हमने स्टडी लिस्ट कट शॉर्ट की जो कि हमने वीक 27 तक की, यानी कि 2 हफ्ते टीचिंग वीक्स हमने बंद खत्म कर दिए थे उसके अंदर से। फिर हमने पेपर्स को मेंट किया जो कि वीक 27 तक के पेपर्स थे। अगर आप देखेंगे तो अगर तो आपके बच्चे ने सेकंड असेसमेंट अटेम्प्ट की हुई है तो उसके आगे सिर्फ एक एक या दो दो चैप्टर्स और मजीद एडेड थे। यानी कि अगर इंग्लिश में सेकंड असेसमेंट में 2 चैप्टर्स ऐड किए हुए थे तो आगे जो फाइनल पेपर था उसके अंदर 2 और एडेड थे, यानी कि टोटल 4 चैप्टर्स थे। और एक जो था वो 25% फ्रॉम फर्स्ट टर्म था। मतलब जो हमने रिवाइज्ड आपको स्टडी लिस्ट सेंड की है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज थी। इवन हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम पेपर को अगर अमेंड करें 29 वीक तक तो हम कितना करेंगे। सो थोड़ा सा ना पेरेंट्स को आप लोगों ने मोटिवेट करने और अपने आप को देखें कि हम लोगों के साथ आप किस हद तक अलाइन हो रहे हैं। हम आप लोगों को 27 वीक तक का कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि हर तरह के पेस के बच्चे होते, पेस के बच्चों को हैंडल करने का तरीका कुछ और होता है। समटाइम्स हम चलेंगे, एक सेपरेट केस स्टार्ट हो जाएगा मैम जी। ये जी हेलो जी जी मैम, सर। अब इस जो स्टडी लिस्ट आई है ना उसमें एक चैप्टर इंक्लूड है, जैसे यूनिट 1 है जिसको रिकॉल किया गया है जी 25%। जी 25%। अब वो यूनिट 1 जो है ना, हमने जब सेशन स्टार्ट हुआ था ना मार्च में पिछले साल, जी जी तो मार्च के बाद अप्रैल में पढ़ा दिया था वो चैप्टर ना। ठीक है। अब वो जाहिर है वो नोटबुक बच्चा एक साल कैसे संभाल के रखेगा, उसके वालिदैन कहाँ रखेंगे वो नोटबुक के, जब वो साल के एंड आता है तो वो नोटबुक कहाँ से उठा के लाएं, या वो टीचर उसको संभाल के रखे, कैसे उसको पढ़ेंगे। अगर या तो नोट्स हो बच्चे के पास या स्कूल के पास ना, तो फिर तो बच्चा कर सकता है। अब वालिदैन कहते हैं कि 25% यूनिट 1 से आ रहा है, तो उसकी जी नोटबुक्स हम कहाँ से लेकर आए, ये कैसे बात बच्चे को ऑलरेडी याद करवाएं। मेरे ख्याल से आपकी ये वाली क्वेरी भी मेरे पास आई थी। ये वाली बात मैं ऑलरेडी एड्रेस इस तरह से कर चुकी हूँ कि इसके 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, एक तो ये कि स्टार्ट ऑफ द सेशन ही आप टीचर्स के थ्रू या फिर आप डायरेक्टली पेरेंट्स को इस बात को नोटिफाई करवा दें कि अपनी बच्चा जो है वो अपनी नोटबुक्स को संभाल के रखे या पेरेंट्स अपने पास संभाल के रख लें। ठीक है, क्योंकि ये जो फाइनल एग्जाम है इसके अंदर आपका फर्स्ट टर्म का पेपर में से कुछ ना कुछ आएगा जरूर। ठीक है, अगर आप पहले ही उनको ये चीज करवा देंगे नोटिफाई, तो वो आपकी बेहतरी में जाएगा। अगर आप नोटिफाई नहीं कर सकते तो टीचर को ये कह लें कि अपने पास कहीं किसी कबर्ड में, किसी शेल्फ में वो उन बच्चों के नोटबुक्स जो हैं उनको संभाल के रख लें जो फर्स्ट टर्म वाली हैं। ठीक है जी, उससे ये हो जाएगा कि जब सेशन एंड होने लगेगा तो टीचर उनको वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दे और बच्चे जो हैं उनको रिकॉल करने के लिए इजी हो जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, या तो आप इंक्लूड ही ना करें, इंक्लूड ही ना करें तो जो फाइनल टर्म का सिलेबस है तो फिर उसी से अगर लिया जाए तो फिर ज्यादा आसानी नहीं है। नहीं सर, हमारी पॉलिसी है, बल्कि अब तो इस पॉलिसी को हमने वहां पे ऐड भी कर दिया हुआ है। हमारा जो एकेडमिक मैनुअल है कि 25% फ्रॉम फर्स्ट टर्म जरूर आएगा। सिर्फ एक चैप्टर, एक ऑल टुगेदर मेक्स 1 चैप्टर। और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स का फिर आप क्या करेंगे? सपोज हम टेक्स्ट बुक में से कुछ इंक्लूड नहीं करते,
हमने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को तो करवाना है, उनका क्या करेंगे? ग्रामर तो जो है ना हर जगह तकरीबन वही होती है ना, चाहे वो फर्स्ट टर्म की है चाहे लास्ट टर्म है, ग्रामर का तो इतना इशू नोटबुक में नहीं तो होता। किया हुआ होगा ना, बच्चों ने नोटबुक में तो किया हुआ होगा ना, जो फर्स्ट टर्म में वो सपोज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सपोज फर्स्ट टर्म में करके आए हुए होंगे, या इसम नखरा और इसम मार्फा करके आए हुए होंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म में उन्होंने नोटबुक पे किया हुआ होगा, सेकंड टर्म में उन्होंने नहीं किया हुआ वो, ठीक है, तो आपको रेफर बैक तो फर्स्ट टर्म में करना पड़ेगा। सो मेरा ये आपको सजेशन है कि आप बच्चों की नोटबुक्स को, या तो टीचर अगर तो रिस्पॉन्सिबल है तो वो अपने पास रख ले, अगर आप आपके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं तो उनको उनके पास रखवा दें। अगर पेरेंट इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, आई डोंट रेकमेंड पेरेंट, क्योंकि घर में भी मिसप्लेस होने के चांसेस हैं। मैम ठीक है जी। जी एक चीज ये है, दो तीन बस बातें हैं मैम, फिर उसके बाद आप सर, बेशक जी कीजिएगा। जी जी एक ये है कि जो हमारी जैसे टर्म स्टार्ट होता है तो हमें डीएलपी या प्रोवाइड की जाती है, उसमें 5-6 चैप्टर हम पढ़ा देते हैं। फिर जैसे एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं तो जब स्टडी लिस्ट आती है तो जो हमने 5-6 चैप्टर पढ़ाए होते हैं उसमें से वो कम करके 3 दे देते हैं, तो 2 जी जी। चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ाए होते हैं। तो अगर स्टडी लिस्ट ही स्टार्ट में ही प्रोवाइड कर दी जाए, जैसे टर्म स्टार्ट होता है भाई यही चैप्टर्स आएंगे, इससे वो ज्यादा आसानी नहीं हो जाएगी? सर आप मुझे ये बताएं, अगर वो वाले चैप्टर हम चले, अब ये बात इसको ऐसे डील करते हैं कि आपने 5 चैप्टर जो है वो पढ़ लिए, ठीक है, 5 में से 2 चैप्टर्स आपकी फर्स्ट असेसमेंट में आ गए, बाकी चले 3 आ गए, बाकी 2 पीछे बच गए, ठीक है। अब हमने मिड ईयर में तो सारा देना है ना, ठीक है, मिड ईयर में हमने सारा देना है, मिड ईयर में सारा बच्चे को पढ़ाना है। और सपोज समटाइम्स ऐसा होता है जैसे हमारे अभी कुछ हमारी वेरिएशन आ गई है, लाइक हमारी एक्सटेंशन में चला गया है, हमने कुछ चीजों को कट शॉर्ट कर दिया है, हमने ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हमारे इसके 2 रीजन है। नंबर 1, ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी हम आपको शुरू के अंदर स्टडी लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है, हमारा ये रूल है। उसका रीजन नंबर 1 ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अगर हम शुरू में आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपने उसकी फोटोकॉपीज करवा ली होंगी, आपने पेरेंट्स को दे दिया होगा, और अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है कि अनएक्सपेक्टेड क्लोजर ऑफ स्कूल्स हो जाता है, हमें उसको कट शॉर्ट करना पड़ता है, हमें उसमें कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो हम आपको वो चीज आपको दे देते हैं दोबारा रिवाइज, तो फिर आप जो है उसको दोबारा प्रिंट करेंगे, दोबारा बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, दोबारा पेरेंट्स को जाएगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा पर्पस सिर्फ रोट लर्निंग नहीं है कि बच्चे को हमने 3 चैप्टर्स पढ़ा दिए, उन 3 चैप्टर्स को हमने हर जगह दे दिया और बच्चों ने उन्हीं को रेडी कर लिया, बस वही सब कुछ हो गया। हमने उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। 5 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, 5 चैप्टर्स जो है वो हर तरह, अगर हम मैं अगर आपको भी थोड़ा सा बताऊंगी कि Ravi campus, please mute your mic. इसमें Sir, ऑप्शन Hamid, डाले please mute your mic. हमने सिर्फ बच्चों को रॉट लर्निंग नहीं करवानी कि 3 चैप्टर्स दे दिए बस इन्हीं का रट्टा लगा लो, इन्हीं के चैप्टर्स याद कर लो, इन्हीं के वर्ड्स याद कर लो, इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स याद कर लो। हमने बच्चे की कॉन्सेप्ट फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। हमने उन बच्चों की सिर्फ हमारा मकसद पेपर या मार्क्स या एग्जाम देना नहीं है, उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है हमारा, क्योंकि आपको पता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो प्रोग्रेशन में है। अगर हम मैथ्स की बात कर लें, अगर नंबर ऑपरेशंस करवा रहे हैं हम, आप ये सपोज कहते हैं कि हम नंबर ऑपरेशंस के पहले 2 जो ऑपरेशंस हैं उनको हम करवा दें और बच्चों को उसी वही स्टडी लिस्ट में ऐड कर लें, वही का वो पेपर कंडक्ट कर लें, तो बाकी व्हाट अबाउट द रेस्ट, क्या वो फोकस उनका वहां पे रहेगा? उनके माइंड में यही होगा कि 2 नंबर ऑपरेशन है, मैंने उसी पे फोकस करना है, उसी में से पेपर आएगा। इसका ये मतलब है कि बाकी के जो नंबर ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उस पर वो फोकस ही नहीं करेंगे, वो एरिया उसको तो लैग कर जाएगा। सो हमारा बेसिक पर्पस इज नॉट टू गेट मार्क्स, नॉट टू गेट you can say not to get marks, not to appear in exams, but to develop proper strong foundation of concepts. अच्छा जी, अब हम ये तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स, इश्यूज और वो थे। अब मैं थोड़ा सा आपको एक अपना ग्लैंस देती हूँ कि हमारे एकेडमिक डिपार्टमेंट ने इन सेशन 25-26 क्या अकम्पलिशमेंट्स की। अगर हम बात कर लें एकेडमिक्स की, तो हमारी न्यू बुक लिस्ट आई, दैट वाज बेस्ड ऑन मार्केट पब्लिशर्स, ओपन मार्केट 29% एंड को-ऑथरशिप जो हमारी थी। फिर उसके बाद में हमने कैरेक्टर मास्टरी के कॉन्सेप्ट को एम्बेड किया इंग्लिश, उर्दू एंड इस्लामियात में।
और उसके साथ साथ हमने अपने जो प्रिंटेड समर वेकेशन पैक्स थे उनको हमने ग्रीन स्टडी के ऊपर बेस किया। हमने TSSE लाइब्रेरी लॉन्च की और IT इंटीग्रेटेड सपोर्ट हमने प्रोवाइड की। फिर सेकंड एरिया हमारी अकम्पलिशमेंट का जो था दैट वाज को करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आप लोगों में से कुछ कैंपसेस ऐसे थे, आई थिंक मेजॉरिटी यहाँ पे कुछ कैंपस होंगे जिन्होंने हमारी स्कूल लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। आप लोगों को आइडिया बहुत अच्छे तरीके से है कि हमने किस तरह से लेवल वाइज हर एक्टिविटी को कंडक्ट किया। नात एंड किरात के हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए, हमारे इंग्लिश एंड उर्दू डेक्लेमेशन के हुए। आपको अगर मैं थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती चलूं तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने रीजन लेवल नाथ में पार्टिसिपेट किया दैट वर 279, जिन्होंने किरात में किया दैट वर 273, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे उर्दू के डेक्लेमेशन में अक्रॉस ऑल रीजन्स पार्टिसिपेट किया दैट वर 374, और इसी तरह से हमारे इंग्लिश में 350 ने किया। फिर हमने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करवाया। आप लोगों में से कुछ लोग, कुछ कैंपसेस थे जिन्होंने नेशनल लेवल तक compete किया। Now, if we talk about the capacity building area, so 25-26 was the best year for us because we were able to conduct the capacity building on-site training sessions of teachers throughout our regions. मुल्तान में हमारे टोटल 150 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जो कि हमने मई और सितंबर में ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई थी। फैसलाबाद में 345 में टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, गुजरावाला में 180, नॉर्थ में 250, सेंट्रल 378 और साउथ में 120। सो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने जॉट डाउन किए हैं। आपको ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि हेड ऑफिस आप लोगों के साथ मिलके इन सारे मामलात को कंडक्ट कर रहा है। आप लोग भी कुछ ऐसा अपने एरियाज ऑफ अकम्पलिशमेंट्स पूरे ईयर में रिव्यू करके बनाया करें, सो दैट हमें पता हो कि आप लोग बीइंग कैंपस क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू हम प्राइमरी यूनिट का दे देते हैं। जो प्रिंसिपल्स हमें, जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया था या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स, हम आपको प्राइमरी यूनिट पे 3 तरह के डिलीवरेबल्स दे रहे हैं। एक वंस अ ईयर होता है, एक टर्म वाइज होता है और एक वीक वाइज होता है। मैनुअल्स हमारे जो हैं वो 3 तरह के हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल है, HR मैनुअल है और एकेडमिक मैनुअल है। एकेडमिक मैनुअल हमारा सारा हर साल डिफरेंट होता है। अब की दफा आपको अपकमिंग डेज में ये सारे मैनुअल्स अवेलेबल होंगे। एकेडमिक मैनुअल पे थोड़ी सी वर्किंग हो रही है और वो इन अपकमिंग डेज इट विल बी कंप्लीटेड। वी आर गोइंग टू इनिशिएट अ सेशन ऑन 2 मार्च। ठीक है, 2 मार्च से पहले आपको इस वीक के एंड तक आपको जो हमारे कैलेंडर्स हैं, हमारे मैनुअल्स हैं, हमारी एडमिशन टेस्ट ऑलरेडी इज आर देयर। जिनको एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड है वो आप देख सकते हैं, हमारे पोर्टल पे भी अवेलेबल हैं और हम लोगों ने ग्रुप्स में भी शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं पहुंचे तो आई विल आस्क मिस्टर अब्दुल्ला या मिस सालेहा टू प्रोवाइड यू। ठीक है जी, हमारी बुक लिस्ट ऑलरेडी आपके पास चली गई हुई है नए सेशन की। HR मैनुअल इज देयर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल इज देयर। आप लोग बीइंग प्रिंसिपल, बीइंग एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, अपने रूल्स सेट करने के लिए, टीचर्स को हायर कैसे करना है, उनके लिए आप जो है वो HR मैनुअल को कंसल्ट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल के अंदर आपको जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर बच्चों का कैरेक्टर लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल। टीचर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए एक स्कूल में, वो सब वहां पे मेंशन्ड है। एक बच्चे का क्या होना है, आपने अपने स्कूल में लैब कैसे सेट करनी है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल। HR मैनुअल के अंदर टीचर ऑब्जर्वेशन फॉर्म दिया हुआ है। टीचर का को किस तरह से क्या क्वेश्चंस करने हैं उसके इंटरव्यू में। अगर आपने बीइंग प्रिंसिपल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हायर करनी है तो उसके क्या है, every inch of detail is there. HR मैनुअल में लीव पॉलिसीज भी दी हुई हैं कि टीचर एक जो है वो कितनी लीव्स जो है वो एक्वायर कर सकती है। नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या पॉलिसीज है, एवरीथिंग इज देयर। जो हमारा एकेडमिक मैनुअल है उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसके अंदर बुक लिस्ट है, टाइम टेबल है, कैलेंडर्स हैं, और हम क्या क्या हमने इनिशिएटिव्स, जो कि भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमारे क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो सब
डिटेल में मेंशन है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा डिटेल में जाके नहीं बताऊंगी, मगर टू नो देयर डिटेल्स आपने उनकी कंसल्टेशन जो है वो एकेडमिक मैनेजर के थ्रू वंस अ ईयर आपको जो सारी चीजें मिल रही हैं, जिनमें मैंने आपको कैलेंडर है, टाइम टेबल है, आपको एकेडमिक कैलेंडर है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो है एक्टिविटी कैलेंडर है। माइक म्यूट कर दें मजहर इकबाल साहब। और हम आपको एडमिशन टेस्ट वंस ये कंडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम आपको एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं, हम आपको कैलेंडर्स दे रहे हैं, कंसोलिडेटेड कैलेंडर दे रहे हैं, हम आपको जो है वो एकेडमिक और एक्टिविटी कैलेंडर्स दे रहे हैं। टर्म वाइज हम आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी 2 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। हम आपको टर्म वाइज टर्म प्लानिंग दे रहे हैं, जो कि वो भी आपको अपकमिंग डेज में न्यू सेशन की प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो वी आर गिविंग यू एवरीथिंग बिफोर 1 मंथ। हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा 2 मार्च से सेशन स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज 10th, तो अपकमिंग डेज में बाय फ्राइडे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी। कैलेंडर्स तो आपको आज ही मिल जाएंगे, बाकी जो टर्म प्लानिंग्स हैं वो आपको बाय फ्राइडे अवेलेबल होंगी, सो दैट आप लोग उसको देखें किस तरह से चीजों को करना है। वीक वाइज हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वीक वाइज जो है वो हमारा आपको DLPs आ रहे होते हैं, डेली लेसन प्लान आ रहे होते हैं हर सब्जेक्ट के। असेसमेंट्स एंड एग्जाम्स में हमारी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट असेसमेंट होती है, देन हमारा मिड ईयर एग्जाम होता है, देन हमारी सेकेंड असेसमेंट एंड फाइनल एग्जाम्स होता है। और इससे पहले एक महीना पहले या 20 to 25 डेज पहले हम आपको इनकी रिस्पेक्टिव स्टडी लिस्ट दे रहे होते हैं। ऑलराइट, जो हमारे प्राइमरी यूनिट के इनिशिएटिव्स हैं उनके अंदर सबसे पहला जो इनिशिएटिव है दैट इज दी बुक्स। All right, sorry, there was a technical issue. All right. First initiative of our 26-27 session is the books. Books का हमारा पहला इनिशिएटिव है। बुक्स के अंदर हम जो करने जा रहे हैं वो, आप लोगों ने अगर स्टडी पैक्स अपने मंगवाए हो बुक्स पैक, तो आपकी नजर पड़ी होगी कि हमने ग्रामर की, उर्दू की 6-7 की बुक्स जो हैं वो हमने अपनी नई बनाई हैं, नई ऐड की हैं। उर्दू कवायद इंशा 6ठी जमात के लिए और 7वीं जमात के लिए। इसके फीचर्स में अगर आपने देखा हो कि इसके अंदर हमने एक तो ये कि हमने इसको कस्टमाइज किया है, और हमारी जो 1 to 5 के साथ इसकी प्रोग्रेशन को इन व्यू किया है कि 5वीं क्लास से लेके आगे फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली उसके साथ अलाइंड हो। प्लस ये कि अगर आपने देखा हो कि इसके अंदर हमने थोड़ा सा जो है वो बच्चों के लिए वहीं पर राइटिंग स्पेस भी दी हुई है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं लाइक कॉम्प्रिहेंशन के हैं या क्रिएटिव के हैं वो वहां पे अटेम्प्ट कर लें। ठीक है जी। ये हमारा एडिशन है 6-7 की बुक का, उर्दू और इंग्लिश, उर्दू की ग्रामर का। और नेक्स्ट हमारा जो बुक के अंदर इनिशिएटिव है वो है हमारा इंग्लिश की ग्रेड 6 और 7 की बुक्स हमने बनाई हैं। इसका एक फीचर, जो बेहतरीन फीचर है वो ये है कि अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हम लोगों ने हर कॉन्सेप्ट के एंड
में जो उसकी रिस्पेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं उनके आंसर कीज भी दे देनी है। ठीक है, ये हमारा एक सेलियंट फीचर है। वैसे तो ये पूरी बुक बेहतरीन है, इसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग के सारे सेक्शंस हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखना है, डायलॉग राइटिंग कैसे करनी है, अगर बच्चे ने कुछ लिखा है तो उसकी डिफरेंट वेज है जिसको मतलब जैसे सपोज वो अगर फर्स्ट ड्राफ्ट बना रहा है, फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, रिफाइनमेंट कर रहा है और एक फाइनल ड्राफ्ट बना रहा है। तो हमने इसके अंदर एक और बेहतरीन फीचर ये है कि हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस बनाई हैं दैट आर ऑल 21st सेंचुरी स्किल्स बेस्ड एक्सरसाइजेस, कि वहां पे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो रही है, बच्चे की जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हो रही है और जो बच्चा है वो टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व होकर भी काम कर रहा है। सो थोड़ी सी हमने कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर बनाने की ट्राई की है, बट यू विल फाइंड इट कि आपके जो बेहतरीन एक फीचर है वो ये है कि आप अगर देख सकें तो यहाँ पे आंसर कीज हमने हर कॉन्सेप्ट की जितनी भी एक्सरसाइज है उसकी दी हुई है। ठीक है, अगर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लेंथी है और आपको शायद ये लगेगा भी कि एक कॉन्सेप्ट के अंदर 6 या 7 एक्सरसाइजेस हैं तो वो कैसे बच्चा करेगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी इसको प्लान कर लिया हुआ है कि हम इसको कैसे करवाएंगे। हो सकता है कि आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस करवाने को कहें, बाकी की 3 जो है वो बच्चे को एज होमवर्क, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ रेपिटेशन है, ओवरडू ऑफ एक्सरसाइजेस है ताकि बच्चा को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिफाई हो जाए। सो हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया। आप देखेंगे, आप यूटिलाइज करेंगे तो आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। जहां तक इसकी आंसर की बात है तो अगर आप देखेंगे तो टीचर के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, इवन बच्चे के लिए भी, कि हमने हर एक्सरसाइज का एक सोल्यूशन या आंसर की दे दिया हुआ है। और फॉर ग्रेड 1 to grade 5 हम इस पे भी वर्किंग कर रहे हैं कि हम सेपरेट सोल्यूशन की या आंसर की के ऊपर इंग्लिश की ग्रामर की ऊपर वर्किंग कर लें, सिमिलरली उर्दू की ग्रामर के लिए भी कर लें। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग नोटिफाइड विद इन द सेशन कि जब आप लोगों को आंसर कीज का हमने कुछ डेवलप कर लिया तो हम आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारी जो इनिशिएटिव है वो ये है कि आप लोग इस बात को सुन के जरूर खुश भी होंगे, आप देखेंगे भी कि हमने अपनी जो हमारी ऑक्सफोर्ड की बुक थी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, हमने ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश को विद द कोलैबोरेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड स्पिरिट इंग्लिश बनाया है। बुक वही है बट उसके अंदर फीचर्स हमने अपने अकॉर्डिंग सेट किए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पहली वाली जो बुक थी वो काफी थिक थी। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा कम करवाया है। आप लोग इसको देखेंगे कि हम अगर आप लोग हमारे साथ काफी अरसे से चल रहे हैं तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि बुक के अंदर 23, 20 या 24 तक चैप्टर्स होते थे और हम ऑल टुगेदर 13 या 12 चैप्टर्स करवा रहे होते थे थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पॉसिबल ही इतना होता है। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर से यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू टर्म प्लानिंग करवा दिया हुआ है, यानी कि अगर आप इसकी कंटेंट लिस्ट देखेंगे तो 1, 2, 3 के अंदर सिर्फ 10 चैप्टर्स हमने ऐड किए हैं, 10 से ज्यादा यूनिट्स नहीं है। इसी तरह से हमारा 4 to 7 में हमने 11 से 12 यूनिट्स ऐड किए हैं, इससे ज्यादा हमने नहीं ऐड किया। मतलब जितने बच्चे ने टर्म प्लानिंग के अंदर ऐड हुए में या जितने हमने उसको पूरे साल में पढ़ाने हैं बस उतने ही आपको बुक में नजर आएंगे, उससे अलग कोई चैप्टर्स नजर नहीं आएंगे, उससे अलग कोई यूनिट्स नजर नहीं आएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो बुक है उसकी थिकनेस जो है वो कम हो गई है। आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि आपका बच्चा जो है जब उसको देखेगा तो उसको कोई ज्यादा प्रेशराइज्ड फीलिंग नहीं आएगी। सेकेंड चीज, अगर आपने नोटिस किया हो तो हम हमेशा जब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दे रहे होते हैं वो सिर्फ हम जो बच्चे ने याद करने हैं और लिखने हैं वो सिर्फ 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन के बच्चे ने करने होते हैं, क्वेश्चंस जो कि स्टोरी से रिलेटेड होते हैं। हमने क्योंकि वहां पे अगर आप पुरानी वाली बुक देखते तो उसके अंदर कोई 6 से ज्यादा सवाल होते थे, 6 से 8 या 9, 10 होते थे, हमने उनको खत्म करवा दिया। हमने सिर्फ पहले 5 सवाल ही रखे हैं, वो पहले 5 सवाल ही अटेम्प्ट करेगा और वही याद करेगा, उसी में से पेपर आएगा। नो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर देयर। थर्ड थिंग जो हमने की है,
ड्यूरिंग रीडिंग हमने देखा कि हमने इस बुक को पूरा एनालाइज किया, तो हमने कुछ एनालाइज किया कि स्टोरी के बाद वाले जो आफ्टर पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो मिसिंग थे, हमने वो ऐड करवाए हैं. नाउ द सेट इज कंप्लीट. पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस, while reading questions and pre-reading questions are added in the unit, और हर स्टोरी के पहले, स्टोरी के बीच में और स्टोरी के बाद में जो है वो क्वेश्चंस एडेड है. द इम्पॉर्टेंट एडिशन या इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमने इस ऑक्सफोर्ड स्पिरिट इंग्लिश में ऐड किया है वो है 21st सेंचुरी स्किल्स का. आप देखेंगे कि बच्चे को पता होना चाहिए कि फैक्ट और ओपिनियन में क्या डिफरेंस है. हमने हर चैप्टर के अंदर, हर यूनिट के अंदर 21st सेंचुरी स्किल का एक कॉर्नर ऐड किया है, जिसके अंदर बच्चे को कॉजेज और इफेक्ट्स का डिफरेंस, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का डिफरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, रीजंस, कंक्लूजन्स, मेकिंग इन्फ्रेंस और रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस, इनका हमने वहां पे कॉर्नर ऐड किया है. बच्चा जो यूनिट्स या स्टोरी पढ़ेगा उसी में से चीजें, फैक्ट्स एंड ओपिनियन से रिलेटेड एक्सरसाइज करेगा, कॉजेज एंड इफेक्ट्स से करेगा. सो 21st सेंचुरी स्किल्स का कॉर्नर हमने ऐड किया है. ये हमारे ऑक्सफोर्ड के साथ हमने इसको कोलैबोरेट करके, बुक वही है, ऑक्सफोर्ड की बुक है, बट इसको हमने कस्टमाइज करवाया है उनसे. ठीक है जी. तो कस्टमाइज इस तरह से करवाया है कि वो आप हमारी यूजेज के अकॉर्डिंग हमने उसको कस्टमाइज करवाया है कि हमारी यूनिट उतने रहे जितना हमने बच्चे को पूरे साल में जितने यूनिट पढ़ाने हैं, बस हमने वही बुक के अंदर ऐड. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ प्राइमरी यूनिट, जिसके अंदर हम चीजों को जो है वो उतना ही कर रहे हैं जितना हमने करवाना है, बच्चे को ओवरलोड या ओवरबर्डन नहीं कर रहे. The other initiative, ये हमारी बुक्स का इनिशिएटिव था जो अब तक मैंने आपसे डिस्कस किया. अब हम एक और जो नया इनिशिएटिव करने जा रहे हैं वो हम साइंस के सब्जेक्ट ग्रेड 6 और 7 में करने जा रहे हैं. आप लोगों को जो टर्म प्लानिंग मौसूल होगी और जो डीएलपी मौसूल होंगे उसमें आप देखेंगे कि हमारे एडिशन ऑफ ऑरल और वाइवा सेक्शन हमने ऐड किया है. क्यों? क्योंकि आगे हमारे जो बच्चे बोर्ड में अपेयर होते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे हम बेस या फाउंडेशन बना रहे कि 6 और 7 में साइंस के सब्जेक्ट के अंदर हमने ओरल या वाइवा का सेक्शन हर यूनिट के अंदर, हर चैप्टर के अंदर एक दो हम आपको मिलेगा, और एक उसका सेपरेट डीएलपी हम बनाकर देंगे जिसके अंदर बच्चे को प्रॉपर प्रोसीजर से गुजारेंगे कि वाइवा किस तरह से बच्चे ने प्रिपेयर करना है, अटेम्प्ट करना है, और उसके क्वेश्चंस क्या होंगे, सो दैट आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग ये अगर हमारा आप लोगों ने क्लास में कंडक्ट करना है और हमें बताना है कि हमने जो है वो कैसा इनिशिएटिव आपका रहा ये, और फिर फर्दर ऑन हम इसको पेपर का भी एक एसेंशियल पार्ट बना लेंगे, ओरल और वाइवा का. ठीक है, ग्रेड 6 और 7 में जस्ट. ठीक है, सो दैट बच्चों को हम एक प्रोसीजर के लिए रेडी करें, क्योंकि समटाइम्स वो वाइवा के लिए इतना प्रॉपरली रेडी नहीं होते, नर्वस होते हैं या व्हाटएवर, सो उनके कॉन्सेप्ट जो है वो वाइवा के लिए रेडी हो. सो दिस इज आवर वन ऑफ द अदर इनिशिएटिव. नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने ये जा रहे हैं कि हम जो आईसीटी के प्रैक्टिकल्स हैं उनकी आपको, जैसे हम आपको टेक्स्ट बुक की प्लानिंग, टर्म प्लानिंग देते हैं, वैसे हम प्रैक्टिकल्स की आपको प्लानिंग पूरे फर्स्ट टर्म की दे देंगे. ठीक है, जैसे अगर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हम ये फर्स्ट टर्म का मैंने एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया है कि फर्स्ट टर्म के अंदर प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं. ठीक है, ये कुछ 4-5 अभी मेंशन है, इसके नीचे और होंगे. ठीक है, जितने आपने चैप्टर्स करवाए हैं फर्स्ट टर्म के अंदर उसी में से जितने पॉसिबल प्रैक्टिकल्स निकल रहे होंगे वो हमने यहाँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड किए हुए होंगे. और ये जो प्लानिंग है ये आपकी टीचर्स के पास जाएगी. इसमें से जो है वो आप प्रैक्टिकल्स जो है बच्चों को करवाएंगे और उनको रेडी करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम मीडिया में प्रैक्टिकल्स का एक सेपरेट एग्जाम होता है जो कंडक्ट हो रहा होता है, फाइनल में भी सेपरेट एग्जाम होता है, सो दैट बच्चे उसके लिए रेडी हो और आप जो है वो प्रॉपरली बच्चों को रेडी करवाएं कि ये वाले जो है वो प्रैक्टिकल के टॉपिक्स. सो दिस इज अनदर इनिशिएटिव ऑफ द प्राइमरी यूनिट जो हमने कंडक्ट करना है इस ईयर इंशाल्लाह. All right. These were the two initiatives. Now, if we talk about biggest initiative of our primary unit for the session 26-27 is the inclusion of media subject project-based areas in timetable.
आप लोगों को अब जो नया टाइम टेबल मिलेगा आप देखेंगे, ये मैंने जो स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं और जो इसमें येलो कलर के हाईलाइटेड एरियाज हैं उसमें हमने बेसिक कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड एरियाज ऐड किए हैं। नंबर 1 कैरेक्टर मास्टरी, पहले हमने लास्ट ईयर इसको 3 सब्जेक्ट्स के साथ इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक के साथ एम्बेड किया था, बट दिस ईयर हम इसको इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। You will be getting the DLPs, you will be getting the content of the character mastery। और हमने इसमें 2 पीरियड्स हमारे टाइम टेबल में हमने कैरेक्टर मास्टरी के ऐड किए हैं। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। आपको कैरेक्टर मास्टरी एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाना है अपने बच्चों के साथ। आप यकीन करें, this is going to inculcate values in your students। कैरेक्टर मास्टरी की कुछ हमने स्ट्रेंथ्स हैं जो कि ग्रेड वाइज हमने डिवाइड की हुई है, लाइक हॉस्पिटैलिटी है, ऑनेस्टी है, सेक्रीफाइस है, लव फॉर नेचर है, ठीक है। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हर ग्रेड वाइज हमने डिवाइड की हुई हैं। तो बच्चों के अंदर इन वैल्यूज को, इन स्ट्रेंथ्स को इनकलकेट करने के लिए हमने सेपरेट एक 2 जो है कैरेक्टर मास्टरी के कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड किया है। इसी तरह से हमने 2 पीरियड्स जो हैं ये 1 to 3 के अंदर हमने एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज के ऐड किए हुए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज की पहले आपको बुकलेट्स मिल रही थी, अब आपको सेपरेटली नई जो है वो मिलेंगी इंशाल्लाह। और थर्ड वन इज द मीडिया स्टडीज। ये हमने 1 to 3 में 2 कैरेक्टर मास्टरी की और 2 एंटरप्रेन्योर की और 1 मीडिया स्टडीज का ऐड किया। बट अगर हम बात करें 4 to 7 की, तो उसके अंदर हमने 1 for each ऐड किया है, मीडिया स्टडीज का, कैरेक्टर मास्टरी का और एंटरप्रेन्योरशिप। मीडिया स्टडीज की अगर हम बात करें तो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड मीडिया स्टडीज तो आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है कि मीडिया स्टडीज क्या है? क्या पॉसिबल हो सकता है मीडिया स्टडीज का? कि व्हाट इज मीडिया स्टडीज? लेट मी अनम्यूट योर माइक्स क्योंकि आप लोगों के माइक्स म्यूट है। माइक अनम्यूट कर दें जरा बात। जी, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि मीडिया स्टडीज क्या हो सकता है? कोई भी बोल दे, बता दे जिसके भी माइंड में। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं फूस कैंपस कोर्स माबा से बात कर रही हूँ। अच्छा, इस तरह से है कि कुछ टाइम पहले ना एक क्लासेस हुई थी, एक ट्रेनिंग हुई थी जिसमें इन्फॉर्म किया था कि एक मीडिया क्लासेस, एक पूरा एक प्रोसेस, एक ऐप इंट्रोड्यूस कराई थी हमारे सिस्टम की तरफ से। उसमें ये था जैसे आपका चैप्टर है उसके साथ ही उसको इसमें जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो फिर किस तरह से आपने इस चैप्टर को मोबाइल पर या टीवी पर किस तरह से उसको अपने चैप्टर के साथ साथ लिंक्ड थे और उसको हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मुझे वो तरीकेकार बहुत पसंद आया था। हमारे यहाँ सर्कल में भी एक स्कूल ऐसा है, वो क्या करते हैं कि जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है या स्टार्ट होता है तो उसके बाद उस चैप्टर की पूरी बच्चों को या फिर एलईडी के थ्रू बच्चों को उसके साथ अवेयर करते हैं। तो उससे इतना इफेक्ट पड़ता है कि वो कॉन्सेप्ट जो हम आम तौर पे बच्चों को करवा रहे होते हैं रिलेटेड चैप्टर्स से, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझ आ जाता है। राइट, सो आप ये कहना चाह रही हैं कि मीडिया स्टडीज जो है वो ये है जो आपने बताया है? मीडिया स्टडी आई थिंक वो कॉन्सेप्ट हैं जो हम चैप्टर के इंफॉर्मेशन जैसे चैप्टर वाइज इंफॉर्मेशन होती है, हम मोबाइल के जरिए या एलईडी के जरिए बच्चों को अवेयर करें, उसके जरिए आई थिंक मीडिया स्टडी कहलाती है। Alright. मैं आपको बताऊं जो आप बात कर रही है ना, दैट इज द डिजिटलाइजेशन। इंशाल्लाह वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग फॉर दैट एज वेल कि हमने ऐप पे जो है, सपोज आपने अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कोई फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, साइंस के अंदर, या सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो हमने कुछ इसको हम इन पाइपलाइन है ये हमारा, और हम इसको इंशाल्लाह करीब जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे।
हम उस जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो विजुअल्स के थ्रू या फिर कोई शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू बच्चा जो है वो उनको ऐप पे पढ़ेगा, लाइक या फिर गेमिफिकेशन करेगा। गेमिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट उसने पढ़ा है तो उससे रिलेटेड कोई गेम, लाइक अगर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की एक पोजीशन है तो उस पे वो गेम के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो प्लैनेट्स को वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा, गेमिफाई करके उसको। जैसे अगर कलेक्टिव नाउन्स है, अगर आपको हमारे जो हमारे समर पैक्स थे वो याद हो तो हमने वहां पे कुछ एक्टिविटीज के नीचे क्यूआर कोड्स दिए हुए थे, और क्यूआर कोड्स में ये था कि अगर सपोज ऊपर कलेक्टिव नाउन्स का कॉन्सेप्ट हो रहा है तो नीचे क्यूआर कोड दिया हुआ है, बच्चा क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके उस क्यूआर कोड को ओपन करता था और उससे रिलेटेड कलेक्टिव नाउन की एक गेम या एक्टिविटी ओपन हो जाती थी जो वो वहां पे अटेम्प्ट करता था। दैट इज द डिजिटलाइजेशन, दैट इज समथिंग जो कि हम आईटी एम्बेडेड चीज है वो, और हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग सम न्यू थिंग्स अबाउट इट, क्योंकि हम उस पर थोड़ा सा वर्किंग करें, लाइक विजुअल्स के थ्रू लर्निंग, लाइक गेमिफिकेशन के थ्रू, आईटी एम्बेडेड जो चीजें हैं उनके थ्रू। बट दिस इज समथिंग एल्स जो कि आईटी एम्बेडेड है, ठीक है। वो भी हमारी वर्किंग में है, बट मीडिया स्टडीज इज समथिंग एल्स। ये एज अ सेपरेट सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्या पॉसिबल आपके माइंड में आता है कि क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती है मीडिया स्टडीज में, क्या बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? कोई मुझे बताना पसंद करेगा? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम महरीन साहिबा, आप बोलें। मैम दायरा दीनपरा कैंपस से बात कर रही हूँ। इन माय ओपिनियन मैम, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने रिसर्च पढ़ी है 4 टाइप्स ऑफ मीडिया स्टडीज: वीडियो मीडिया, ऑडियो मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। वीडियो मीडियाज जो हम क्लासरूम्स में बच्चों की ड्यूरिंग क्लास क्लिप्स बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं, उसके थ्रू भी हम अपनी बच्चे को अपना लेसन जो है वो करवा सकते हैं। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट कि हमारा एक जो होता है वो प्रिंट मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रिक मीडिया होता है, और आजकल जो है वो हमारा डिजिटल मीडिया। जी जी। सो हम बेसिकली बच्चों को क्या करवाने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को एक ब्रीफ सा इसके बारे में इंट्रो दे देती हूँ, बट डिटेल्स आर गिवन इन आवर जी। ड्रॉ में लेते हैं, मिस हफ्सा अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। म्यूट ही था। नहीं म्यूट नहीं है आपका माइक, प्लीज अपना माइक वंस क्लिक कीजिएगा तो फिर म्यूट हो जाएगा, अगर आपने 2 दफा किया तो म्यूट होके अगेन अनम्यूट हो जाएगा। All right, what we are giving in media studies, first of all आपको आपके जो बच्चे हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि मीडिया की कितनी फॉर्म्स हैं और किस तरह से मीडिया जो है आपके फीलिंग्स को, आपके ओपिनियंस को और बिहेवियर को इफेक्ट करता है। मीडिया बेसिकली क्या है? मीडियम जो है, वर्ड मीडियम का प्लूरल है मीडिया, ठीक है। मीडियम को हम क्या किस फॉर्म में यूज करें? मीडियम जो है उसको हम किसी एक जो हमारा जराया होता है या जरिया होता है उसके टर्मिनोलॉजी में यूज करें। नाउ जरिया जो है वो मीडिया के फॉर्म में अगर हम कहें कि हमारे मुख्तलिफ जरिए हैं जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट मिलती है, और वो किस तरीके के हैं, किस किस तरह से हम तक मिलती है, वो हम बच्चों को बताएंगे। इंफॉर्मेशन किस तरह से है, एंटरटेनमेंट, बच्चे आपको आप अगर इसको बच्चों के अंदर आप टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको खुद बच्चे बताना स्टार्ट कर देंगे कि टीचर मैं जो हूँ वो
एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो देखता हूँ, एड देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, मैं जो है वो मोबाइल पे देखता हूँ, इंफॉर्मेशन आती है, मैंने वीडियो क्लिप देखा. So they will be telling you different forms of entertainment, different forms of information. How it is going to influence them, ये हम उनको बताएंगे कि उनकी फीलिंग्स, उनकी ओपिनियंस और उनके बिहेवियर किस तरह से इफेक्ट होते हैं जो इंफॉर्मेशन या जो एंटरटेनमेंट उन तक पहुंचती है. बल्कि आप बच्चों से इस चीज को खुद डिस्कस जब करेंगे तो वो बताएंगे, टीचर मैंने ये वीडियो देखने के बाद ये सोचा कि ऐसा हो सकता है. सो दे आर गोइंग टू टेल बाय देमसेल्व्स कि दिस इज अफेक्टिंग मी, दिस इज अफेक्टिंग माय ओपिनियंस एंड फीलिंग्स, राइट. सो दे विल बी आस्क्ड कि हाउ दे विल एक्सप्लोर. अच्छा, जब यहाँ तक पता चल गया तो एडिशन ऑफ मीडिया स्टडीज का मतलब ये है कि दे विल ट्राई टू एक्सप्लोर कि ये मीडिया कौन क्रिएट करता है और ये मीडिया क्रिएट करने का पर्पस क्या है, और एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो आपकी परचेज लेवल की जो एक्टिविटीज हैं, आप किस तरह से उन तक अट्रैक्ट होते हैं, आप किस तरह से परसुएड होते हैं. जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं बाहर जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई हैं, वो किस तरह से परसुएशन करती हैं. आप जब कोई चीज परचेज करते हैं, कोई चीज बाय करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, आपको क्या उस एड में अच्छा लगता है, क्या आपको अट्रैक्टिव लगता है. सो यू आर गोइंग टू गिव स्टूडेंट्स द अदर पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. उसके बाद में हम बच्चों को मीडिया स्टडीज के थ्रू क्या बताएंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एम्फसाइज की जाएगी, जो इनको हम लेसन्स देंगे ताकि उनको फैक्ट फिक्शन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, और जो ओपिनियंस और फैक्ट्स हैं उनके बीच में बच्चों को जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो. उसके बाद में हम बच्चों को और ये बताएंगे कि एक रिसर्च स्किल जो है किस तरह से उन्होंने ऑनलाइन सर्च करनी है. जैसे हम समटाइम्स आपने देखा होगा कि हम उनको कुछ रिसर्च के प्रोजेक्ट्स देते हैं कि यूज दिस यूज एनीथिंग, एनी लिंक और रिसर्च अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज. किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट करना है, किस तरह से ऑनलाइन सर्च करना है, किस तरह से रिजल्ट्स को और सर्चेस को इवेलुएट करना है ऑनलाइन. जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको ऑनलाइन मिल रही हो वो आपके एरिया ऑफ सर्च से रिलेटेड हो. उसको फिल्टर करके अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग कैसे लेकर आना है. दे विल बी टॉट दीज थिंग्स. टेक्नोलॉजी जो है वो पावरफुल टूल के थ्रू किस तरह से यूज हो रही है और उसको किसने रिस्पेक्टफुली या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूटिलाइज करना है. और फोर्थ वन जो कि हम बच्चों को बताएंगे कि एथिक्स ऑफ यूजिंग मीडिया क्या है, कि और किस तरह से उन्होंने, ये हमारा सोशल स्टडीज के अंदर साइबर सिक्योरिटी या साइबर सिटीजन के नाम से भी एक छोटा सा जो है वो सिटीजनशिप के चैप्टर के अंदर छोटा सा एक जो है वो टॉपिक है जिसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे कि बच्चा जो है अगर वो कुछ ऑनलाइन कोई चीज यूटिलाइज कर रहा है, लाइक अगर वो कुछ चीज ब्राउज कर रहा है या वो कोई ऑनलाइन सर्च कर रहा है, या फिर अगर कुछ वो नेट पे कुछ ऐसा देख रहा है, वीडियोस कुछ ऐसी देख रहा है, तो उसको अपने आप को सेव करके कैसे सर्च करना है. प्लस ये कि रिस्पेक्ट ऑफ द अदर यूजर्स किस तरह से करनी है. लाइक if somebody is giving some comments on a post, तो वो वाली जो एक रिस्पेक्ट है उसको कैसे मेंटेन करना है. सो एवरीथिंग विल बी टॉट टू देम, बट एक स्टेप बाय स्टेप हमने इसको थोड़ा सा इनिशिएट किया है. यू विल बी द वन जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि इसका आउटकम कैसा रहा है, सो दैट हम इसको और मजीद अमेंड करेंगे आप लोगों के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो वी वांट कि आप इसको, जो हमारा इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं, उसको आप अपने सब्जेक्ट्स में एम्बेड करके नहीं तो आप सेपरेटली इसको जरूर डील करें. वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दी लेसन प्लान्स ऑफ इट कि किस तरह से आपने इसको कंडक्ट करना है, बच्चों को रिसर्च कैसे करवानी है, आपने उनके अंदर ethics कैसे पैदा करने. So we will be giving you the support on this edition of media studies. Now
ओरिएंटेशन वीक आप लोगों को पता है कि वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन फ्रॉम 2nd March. So first 5 days of new session are going to be the orientation week. How to manage those weeks? Day 1 में जो है आपने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है बच्चों के साथ. टेल अबाउट देमसेल्व्स. अपने टीचर्स को बताएं कि वो अपने बारे में बताएं, बच्चों के बारे में सुने. Day 1 हमारा ऐसे होगा. Number 2, क्लासरूम के नॉर्म्स और रूल्स जो हैं वो बच्चों को बताएं, और जो प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस हैं किस तरह से करने हैं क्लासरूम में, किस तरह से बच्चों को जो है वो होमवर्क पॉलिसी देनी है, वो सब बच्चों के साथ बताएं. बच्चों को सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताएं. नंबर 3, थोड़ा सा एकेडमिक्स के बारे में कि वो टीचर बताएं कि किस तरह से जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, पिछले क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए हैं, बच्चे कहाँ पे खड़े हुए हैं. थोड़ा सा जरा उनको कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन ग्रुप वर्क में थ्रू उनको एकेडमिक्स के थ्रू बताएं. 4th डे जो है वो थोड़ा सा ये होगा कि बच्चे जो हैं वो अपने बारे में अपने जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक आप उनकी कोई प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर सकते हैं, वो बताएं. मतलब आपने ग्रेजुअली मूव करवाना है ओरिएंटेशन वीक में. 5th जो है वो बुक्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दें. बच्चे अगर बुक ले आए हुए हैं तो बच्चों को बुक्स से इंट्रोड्यूस करवा दें. सो फर्स्ट वीक इज ऑलवेज एन ओरिएंटेशन वीक, जिसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफर्ट जोन हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सो दैट दे कैन वार्म देमसेल्व्स अप और अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ जेल इन हो जाए. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन. आई होप कि आप लोगों को हम लोगों ने जो इनिशिएटिव्स बताए हैं उनके अंदर आप थोड़े से इन होंगे. प्लस मैं आपको और भी बता दूं, एक और इनिशिएटिव जो कि हम एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज में कंडक्ट करने जा रहे हैं, वो ये कि आप लोगों को अभी अपकमिंग डेज में चीजों की इंटीमेशन मिल जाएगी. लाइक वी आर गोइंग टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स डे एज वेल. स्पोर्ट्स डे के अंदर हमारे रीजन वाइज स्पोर्ट्स होंगे, हमारे स्कूल लेवल के होंगे. टेंटेटिव टाइमलाइन जो है वो हमारी अप्रैल एंड मई है, फर्स्ट वीक ऑफ मई, क्योंकि आई नो कि उसके बाद में गर्मी स्टार्ट हो जाती है. अप्रैल जो है वो थोड़ा मॉडरेट वेदर होता है. उसके बाद में हमारे जो है क्विजेस के सारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे. डेक्लेमेशन, नात, किरात एंड क्विजेस. सो बी रेडी. कोई अगर कैंपस पिछली दफा रह गया कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, क्लास स्कूल लेवल पे, so be ready. We are going to bring a package of extra co-curricular activities. जो बच्चे काइनेस्थेटिकली एक्टिव हैं, मतलब स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए भी अब की दफा मार्जिन है. और जो बच्चे जो हैं वो क्विजेस में, मेंटली, कॉग्निटिव स्किल्स में एक्टिव हैं, लाइक जिनकी स्पेलिंग्स बहुत अच्छी हैं, जिनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, उनके लिए भी हमने अब की दफा पैकेज रखा है. So we are going to initiate these in April and end up in November. So I hope कि आप लोग हमारे साथ जेल रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे. मीनवाइल हमारे सेशन में कोई और हम चेंजेस लेकर आएंगे, कोई इनिशिएटिव्स लेकर आएंगे तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा. बट ये है कि जितने अभी मैंने आपको बताए हैं, डू ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम, स्पेसिफिकली दिस मीडिया स्टडीज, कैरेक्टर मास्टरी और जो हमारी नई बुक्स आई हैं उनको. सो आई थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया.